आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री। पहला चैप्टर है हमारे अतीत। आइए तो हम इसके बारे में देखते हैं कैसे पता लगाए। पहला चैप्टर है हमारा ये, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। कुछ समय पहले क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था हमारे साथ, हम तो उसे हमें वो याद रहता, हमें वो रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत समय पहले, कई हज़ार साल पहले, कई सौ साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे हम जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आकेटकों, शिकारियों, आकेटक मतलब शिकारी, शिकारी मतलब वही जो जो जानवर पकड़ते, शिकार करते हैं, उसको हम आकेटक कहते हैं। शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों। पुरोहित मतलब क्या होता है कि रा, जो राजा के यहाँ जो यज्ञ कराता था, हाँ, राजा के यहाँ यज्ञ, ठीक है, गृहक्रम, संस्कार, शांति अनुष्ठान करे, उसे हम पुरोहित कहते थे। वैदिक काल में पुरोहितों का बहुत बड़ा अधिकार था। ये वैदिक काल में पुरोहितों का बहुत बड़ा अधिकार था। वैदिक काल में पुरोहितों का बहुत बड़ा अधिकार था। ये मंत्रियों में गिना जाता था पुरोहित। शिल्पकार क्या होते, कारीगर, जो हाथ से चीज़ बनाने की कला जिन्हें आती है, जैसे लकड़ी का कार्य, धातु, मूर्ति, रेशम, है ना, कालीन, ये इन सबों की जो कलाओं के बारे में ज्ञान हो वो शिल्पकार कहते हैं। कलाकारों मतलब जैसे लेखक, रचनाकार, अभिनेता, चित्रकार, है ना, इनके बारे में इन्हें जानकारी होती है। संगीतकार या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अब हम नर्मदा नदी के बारे में पता लगाते हैं। ये है नर्मदा नदी। अब हम आइए जानते हैं कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये देखिए, ये है यहाँ पे, ये नर्मदा कुंड है, ठीक। और यहाँ से होते हुए ये जबलपुर में ये गहरी गार्ज, संगमरमर के बीचों बीच गहरे गार्ज बनाती हुई ये निकलती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश के बाद फिर ये गुजरात से होते हुए ये है आपकी खंभात की खाड़ी, यहाँ पे आकर के जल गिराती है, मतलब समुद्र से मिल जाती है यहाँ पे आकर के। तो नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब, कुशल मतलब निपुण, है ना, संग्राहक मतलब एकत्रित चीज़ें एकत्र करना। तो वह कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब ये बताइए, जहाँ नदी होगी वहाँ पे तो जंगल होंगे, वहाँ पे तो पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, खनिज होंगे, पोषक तत्व होंगे वहाँ की मिट्टी में। नदियाँ तो अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती हैं, तो जहाँ वो इकट्ठा होता है वहाँ पर
ये नदियों के पानी के निर्माण से जंगल का निर्माण होता है। वो भी विशाल संपदा से परिचित थे। आरंभिक लोगों में से अपने भोजन के लिए वे जड़ों, है ना, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट, मतलब अभी बताया मैंने, आखेट मतलब शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपाजना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। तो सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया था? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। अब ये हमें पता लगाना है ये है कहाँ। ये देखिए यहाँ, ये यहाँ पे है। ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे है, दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये हमारा भारत का उप नक्शा है, उपमहाद्वीप है, इसके उत्तर और पश्चिम प्रांत में। अब आइए हम इसे देखते हैं। ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ये आपको दिख रहा है यहाँ से? ये देखिए, ये है अफ़गानिस्तान और ये है पाकिस्तान। तो ये जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण पूर्व अफ़गानिस्तान, दक्षिण, और ये हमारा ये दक्षिण और पूर्व, है ना, दक्षिण और पूर्व पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत के उत्तर में यह पर्वत श्रृंखला स्थित है। रुक जाइए, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे है। ये देखिए, ये है, ये यहाँ पे आपकी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। हम यहाँ ले चलते हैं आपको। ये दिख रहा है सुलेमान माउंटेन्स। यहाँ पे ये हम देख लेते हैं, ये है सुलेमान माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये सारी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, ये जो हमारे पश्चिमी पाकिस्तान में है। तो आपको समझ आया यहाँ पे क्या था कि ये देखिए, ये अब देखिए, ये अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो हमने सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ देखी, कहाँ पे है ये है हमारे भारत उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम प्रांत में है स्थित, है ना, यहाँ पे, जहाँ अभी हमने आपको मैप में दिखाया था। अब ये ऐसा क्षेत्र है, ये 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या, गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये याद रखिएगा आप सभी लोग कि कौन सी फसल थी, गेहूँ तथा जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हम चलते हैं उत्तर, ये हमारा है नॉर्थ, ठीक, उत्तर, ये है ईस्ट, पूर्व। उत्तर पूर्व में गारो, यहाँ पे है आपकी ये गारो की पहाड़ियाँ। हम आपको लेके चलते हैं, हम आपको ये गारो हिल्स लेके चलते हैं। ये कहाँ पे है? ये हमारा है मेघालय। ये देखिए, ये है गारो हिल्स, देख रहे हैं आप सभी, ये गारो हिल्स है। ये माउंटेन पीक, गारो हिल्स का ये माउंटेन, ये देखिए, ये माउंटेन पीक है यहाँ पे। ये कहाँ पे है? ये देखिए, उत्तर, ठीक है, उत्तर और पूर्व में स्थित है। ये कहाँ पर? ये मेघालय, ये मेघालय में स्थित है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में क्या था, विंध्य पहाड़ियाँ। अब हम विंध्य पहाड़ियाँ ले चलते हैं, चलिए। विंध्य माउंटेन यहाँ पे कहाँ पे है? ये मध्य भारत में है। ये देखिए, ये है विंध्य रेंज, ठीक। तो ये पता लगाना, आप लोग को पता चल गया कहाँ है। ये भारत के मध्य भारत में है, पूरे उपमहाद्वीप के मध्य भारत में है ये। यहाँ पे विंध्य रेंज, यहाँ मेघालय में है आपका गारो हिल्स, ठीक। और यहीं आपका है मैकाल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और आपके ये है उत्तर और पश्चिम प्रांत में आपकी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? आपका पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत में है वो है आपकी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो आप देखिए, ये यहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया था। अब आपने देख लिया कि उत्तर पूर्व में क्या है, गारो, तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। आप सभी लोग देख चुके हैं, कोई भी अब ये मैप से भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया।
ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य है आपका, ये देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में स्थित थे, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये मानचित्र फर्स्ट दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। हमारा जो दक्षिण एशिया है वो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है ना, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वत से पटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आप सभी ने ये देखा इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एक महाद्वीप मतलब बड़ा, द्वीप होते हैं छोटे छोटे, है ना, वो महाद्वीप जो महासागरों से घिरा होता है वो महाद्वीप होता है, उसे महाद्वीप कहते हैं। लेकिन ये क्या है, उपमहाद्वीप है, छोटा है ये, लेकिन ये काफ़ी विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वत से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। चलिए हम आपको मैप में दिखाते हैं, ले चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये है हमारा, ये हिमालयस है ना, समुद्र है, बाकी सभी से क्या है, ये पूरा हमारा है, ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप बड़ा है जो महासागर से घिरा है। ये देखिए हमारा ये ग्लोब है, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ पे ऊपर यूरोप है, और ये है आपका ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। अच्छा। और आप ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें ये उपमहाद्वीप है जो ये पहाड़ियों से है ना अलग है, ये पहाड़ियों से क्या है, किसी ये चाइना से अलग हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसे करके ये जो एशिया है दक्षिणी एशिया से क्या अलग हो जाता है, ये समुद्र है, इसका पड़ोसी देश श्रीलंका है, और यहाँ पे देखिए म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है ना, चाइना है, भूटान है, ये यहाँ पे नेपाल है, ऊपर देखिए अफ़गानिस्तान है, ईरान है, ये है आपकी खंबात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। ठीक, हम आगे आपको बताएंगे कि ये खाड़ी किसे कहते हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ बंगाल। ये देखिए यहाँ पे खाड़ी क्यों कहते हैं, बंगाल की खाड़ी आखिर होती क्या है, ये हम आपको आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे या फिर ज्योग्राफी में बताएंगे आपको। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब आइए हम आपको मानचित्र पर ले चलें। ये देखिए सिंधु रिवर, लेकिन ये इसका नाम है इंडस रिवर, इसे हम इंडस रिवर कहते हैं, लेकिन ये जो हमारे हिंदी में इसे सिंधु रिवर कहा जाता है। अब आप ये देखिए, ये है हमारा, है ना, इंडस रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ये है तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर में के निकट एक सिंध का बाप जलधारा है यहाँ पर, उसी का इसका उद्गम स्रोत माना जाता है सिंधु नदी का। अब ये सिंधु नदी कैसे बहती है, ये सिंधु नदी ये नंगा पर्वत के उत्तर भाग से घूम करके फिर ये दक्षिण पाकिस्तान, है ना, तिब्बत के मानसरोवर के जो निकट है सिंध का भाग, फिर उस वहाँ से बहते हुए ये फिर जाती है उत्तर की ओर, नंगा पर्वत है यहाँ पर, नंगा पर्वत से उत्तर भाग से घूम कर यह दक्षिण पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ जल गिराती है, अरेबियन सी में जल गिराती है। इसकी 5 उपनदियाँ हैं जो इस सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ आप लोग समझ रहे हो, सहायक नदियाँ क्या होती हैं। सहायक नदियाँ, जैसे कोई नदी जा रही है, ये प्रमुख नदी है, अब इसमें से कोई एक नदी आकर के मिल गई यहाँ से, एक नदी यहाँ से, है ना, ये ऐसे जो मेन नदी होती है, प्रमुख नदी होती है, उसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं इसमें, है ना, और इस प्रमुख नदी के साथ बहते हुए अपनी जो जलधारा है किसी सागर में गिरा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वही सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक, तो आप इतना समझ गए। चलिए अब ये देखिए इसकी जो सहायक नदियाँ कौन सी हैं, झेलम नदी है, ठीक, सबसे पहले है झेलम नदी, ये है झेलम नदी, फिर उसके बाद है आपकी चेनाब नदी, है ना, चेनाब नदी, फिर है रावी, सतलज और व्यास, ये इसकी सहायक नदियाँ। ये देखिए ये मैप में आपके शो कर रहा है, ये भी क्या करती है, हमारा अरेबियन सी में जल गिराती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी।
तो आइए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। वो हम पता लगा चुके हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब आप लोग ये बताइए कि इन्हीं नदियों के किनारे, है ना, ये सिंधु नदी के किनारे ही क्यों जो नगर हैं वो फले फूले क्यों? क्योंकि जब नदी रहेगी उसी के पास तो, है ना, कि नगर बस सकते हैं। उसी के पास हमारे जंगल होंगे तो फल फूल मिलेंगे, कृषि होगी, खेती होगी, पानी होगा, पानी के पास ही तो फिर जनजीवन, है ना, रह सकता है, जीवन आरंभ हो सकता है। तो इसीलिए इन्हीं नगरों के किनारे क्या हुआ था कि इन्हीं नदियों के किनारे नगर फले फूले। ठीक, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, अब देखो गंगा नदी, ये सिंधु नदी है। अब गंगा जो नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, यमुना है, शारदा नदी है, घाघरा नदी है, वो हम आगे बताएंगे आपको। तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। समझ रहे हैं आप? इसमें लिखा है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। सबसे पहले कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे फले थे? तो नगर बसे थे सिंधु नदी। उसके बाद क्या हुआ, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का कब विकास हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब ये मानचित्र में देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, समझ रहे हैं, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में किसे कहते हैं? मगध, बिहार नाम से जाना जाता था। अब हम आते हैं सोन नदी कहाँ निकलती है, इसका उद्गम क्या है? पहले तो ये जानिए, सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से जानते थे हम लोग। सोनभद्र, सोनभद्र, है ना, शिला के नाम से जाना जाता था इसे। और इसका जो उत्पत्ति, पहले हम मैप में चलते हैं। ये देखिए सोन नदी है, ये सोन रिवर है ये। तो ये सोन रिवर क्या है? मध्य प्रदेश, ये एमपी है। पहले आप ये देखिए, सोन रिवर देख लीजिए, है ना। अब ये है एमपी, मध्य प्रदेश, ये देखिए एमपी है ना। अब ये एमपी के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अब ये अनूपपुर जिले के पास अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से, है ना, विंध्याचल में कहाँ से निकलता है? नर्मदा नदी का जो स्रोत स्थल था उसके पूर्व में स्थित है ये देखिए, ये पूर्व में स्थित है, इस डायरेक्शन में स्थित है। और ये सोन नदी कैसे जाती है? सोन नदी यूपी, ठीक है, झारखंड, यूपी से, यूपी के सोनभद्र, यूपी झारखंड से गुजरकर बिहार में जो पटना है, ठीक है, बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में क्या होती है? विलय हो जाती है सोन नदी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोन नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है, तो ये बिहार में मिलती है। कैसे? ये पटना है, यहाँ पे आकर के ये गंगा नदी आ रही है, गंगा नदी में क्या होती है? विलय हो जाता है इसका। अब ये यहाँ पे देखिए, मगध, मगध मतलब बिहार, है ना, मगध साम्राज्य, अब इसको बिहार कहा जाता है, बिहार की राजधानी पटना। ये इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। पहले जो बिहार राज्य था वो बहुत शक्तिशाली राज्य था, सबसे शक्तिशाली, ठीक है। और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी रहती थी। पहाड़ है, रेगिस्तान मरुस्थल होता है ना, चलने में दिक्कत होगी वहाँ पे। नदियाँ हैं, नदी है, नदियों को पार करना, पहले तो इतनी, हम लोग इतना डेवलप नहीं थे। पहाड़ियाँ, पहाड़ों पे चढ़ना, पर्वतों पे, लेकिन लोग जाते थे। अगर नहीं जाते तो खोज कैसे होती है ना। वास्को डी गामा सबसे पहले कब आया था भारत? 1498 में, पुर्तगाल में। वो भी तो आया था समुद्र के रास्ते से। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था, है ना, दक्षिण अफ्रीका के तट के सहारे से आया था। तो ऐसे ही कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। तो ये लोगों ने खोज की, कोशिश की, कोशिश करेंगे तभी कुछ भी मिलना संभव हो सकता है। तो जोखिम भरी रहती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी।
तभी उस ज़माने में आप सोच सकते हैं कितने हज़ारों साल पहले, लेकिन कुछ भी हमारे पास सुविधा नहीं था। हमारे पास सिर्फ जानवर थे, उसी की बदौलत हमने इतना कुछ है ना खोजा। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अब मान लीजिए जो पहाड़ों में के बीच रहते हैं, वहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी आपदा आ गई है ना, वहाँ पे पहाड़ों में भूस्खलन हो गया, कुछ भी हो गया, लैंडस्लाइड हो गई। और नदी है, नदियों में हमेशा बाढ़ बाढ़ है ना, बाढ़ आ जाए। कब कौन सी नदी अपनी रास्ता चेंज कर ले, बाढ़ आ जाए, नदी में पानी इकट्ठा हो जाए, जंगल में आग लग जाए, तो उसी जगह तो लोग नहीं रह सकते। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है, जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए, हमें शिक्षा और सलाह देने के लिए भाई एक गांव से दूसरे गांव तो जाना पड़ेगा ना। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। जैसे अभी मान लीजिए कोई व्यापारी है, यहाँ पे लिखा ना कि कैसे क्या कारण हो सकते थे जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान। तो कभी व्यापारी व्यापारी कभी काफिले में, तो जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। फिर धार्मिक जो गुरु हैं वो, या किसी को नए नए स्थानों के बारे में जानना है, क्या है कौन सी जगह में क्या है ऐसी खासियत, उसको जानने के लिए लोग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। और इससे क्या होता था कि विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब बताइए आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज ठीक, एक बार फिर से मानचित्र फर्स्ट को देखो। मान पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। तो हम चलते हैं फिर हम। ये देखिए हमारा ये जो मानचित्र है ना, यहाँ पे समुद्र है, पहाड़ है, ये देख लिया आपने। और अब हम चलते हैं, यहाँ पे है कि एक बार फिर से देख, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, है ना। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए, चाहे वो समुद्र के रास्ते हो, चाहे वो स्थल के रास्ते हो। लोगों के आवागमन ने हमारी संस्कृति, है ना, सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। हमारे जो कल्चर थे, हमारी जो परंपरा है कल्चरल, है ना, उनको समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, समझ रहे हैं आप, पत्थर पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे, है ना। भोजन की नए नए तरह की जो पकवान हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, लोग फेमस होते गए, लोग जानते गए, संगीत है, ऐसे ही कला विकसित हुई। तो देश के नाम, भाई हम जानते देश का नाम। देश का नाम, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। अभी आपको हम मैप में ले गए थे तो हम, आपने देखा ना, इंडस रिवर, सिंधु नदी को ही इंडस रिवर है, और यही इंडिया इंडस रिवर से हमारे देश का नाम क्या हुआ, इंडिया पड़ा, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में हम लोग, हमारे भारत की भाषा है संस्कृत, जिसे सिंधु कहते हैं, है ना। तो ये अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अब अपने एटलस में हमें ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर, देखिए आप लोग को एटलस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एटलस से मैप है, मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, सब कुछ एवरीथिंग उसमें रहता है। तो आप लोग अगर एटलस आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और मैप तो होना ही चाहिए। तो अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, समझ रहे हो आप, उत्तर पश्चिम, है ना, ये हमारे उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदू और इंदुस और इस नदी के पूर्व भाग में स्थित, एक सेकेंड, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम,
की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने, ठीक है, ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व भाग में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। समझ रहे हैं? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, है ना? तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस और पूर्व भाग में इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत, ये जो भारत है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, है ना, भारत है, भारत के उत्तर और पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है ना? सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में है, इसमें क्या उल्लेख किया गया है कि जो भारत है उसका नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह, कुल के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमारे ऋग्वैदिक काल में मिलता है, जो 3500 वर्ष पुरानी है। अब आप समझ रहे कौन सा ये उत्तर पश्चिम, आई हम मैप में ये देखिए, ईरान और यूनान, है ना? ये ईरान और यहाँ से ये हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे तो सिंधु नदी है, हमने आपको बताया था। इसके पूर्व वाले भाग को क्या कहते हैं? इंडिया कहा गया। भारत, यहाँ पे आपका ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम है ना? यहीं पे एक समूह को भारत कहा जाता था, ऐसा ऋग्वेद में है। तो आप समझ गए, ये इन्होंने कहा था।